स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे उन ड्रग्स के बारे में जो कि ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के ऊपर हमारे पास अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो उनके अंदर हमने सबसे पहले हेमाटोनिक्स के बारे में कवर करा। और हेमाटोनिक्स क्या थे? ऐसे एजेंट्स जो कि हमारे पास ब्लड की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं और उसके अलावा हमारे पास हेल्प करते हैं एनीमिया की ट्रीटमेंट के अंदर, राइट। और नेक्स्ट हमने कवर करा था इन द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के ऊपर और ब्लड के ऊपर जो ड्रग्स अफेक्ट करती हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। और हमारे पास प्लाज्मा एक्सपैंडर्स, ब्लड सब्स्टिट्यूट्स और प्लाज्मा एक्सपैंडर्स के बारे में पढ़ा था। और प्लाज्मा एक्सपैंडर्स या ब्लड सब्स्टिट्यूट्स क्या थे हमारे पास? दीज आर दो सब्सटेंसेस जो कि हम तब यूज करते हैं जब एक्सेसिव अगर ब्लड लॉस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बहुत सीवियर हमारे पास किसी की अगर सर्जरी होती है तो क्या किया जाता है, उसको ब्लड बैग्स लगाए जाते हैं। और ये जो ब्लड बैग्स होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, जो भी ब्लड का लॉस हुआ है किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी सर्जरी के अंदर, हमारे पास उस ब्लड के लेवल को, हमारा ब्लड जो हमारा बॉडी का फ्लूइड लेवल है या बॉडी का हमारे पास ब्लड का लेवल है, उसको वापस नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों थे हमारे पास प्लाज्मा एक्सपैंडर्स, ब्लड सब्स्टिट्यूट्स और हेमाटोनिक्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है दैट इज कोआगुलेंट्स और एंटीकोआगुलेंट्स। तो कोआगुलेंट्स और एंटीकोआगुलेंट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोआगुलेशन क्या होती है, राइट। अभी हमारे पास हमें ये पता है कि हमारा जो ब्लड होता है ब्लड इज लिक्विड जनरली और हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, राइट। इतनी हमें नॉलेज है। अभी अगर हमारे पास ब्लड वेसल के ऊपर कोई कट लग जाए तो क्या होने लग जाता है, हमारे पास ब्लीडिंग होने लग जाती है, राइट। अगर हमें कोई चोट लगती है तो क्या हो जाता है, हमारे पास ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर हमारे पास एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए ड्यू टू सम कट ऑन द ब्लड वेसल, हमारे पास उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेमरेज। और डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास एक्सेसिव ब्लड लॉस हो कहाँ रहा है, हम डिपेंडिंग अपॉन की लोकेशन क्या है, जैसे हमारे पास अगर ब्रेन के ऊपर हमारे पास ब्लड का लॉस होने लग जाए, ब्लड के अंदर कोई ब्रेन के ऊपर कोई वेसल जो है वो रप्चर कर जाए और हमारे पास जो ब्लड है वो उसका एक्सेसिव लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, राइट। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई इंटरनल इंजरी हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल हेमरेज। अब हमारे पास ये जो हमारी बॉडी ये थोड़ी चाहेगी कि ब्लड लॉस हो जाए, राइट। तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो काउंटर करता है ब्लीडिंग को। वो क्या मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी जो है वो ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हीमोस्टैसिस करती है, ठीक है। क्या हो जाता है, हमारे पास एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है और उसको हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। अब क्या होता है हीमोस्टैसिस? Hemostasis is a normal physiological process which helps in arresting the bleeding and it is called as hemostasis, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे पास हेल्प करता है ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए। अब हमारे पास जो ये हीमोस्टैसिस का प्रोसेस है ये हमारे पास 3 तरीके से बॉडी के अंदर होता है। जो हमारे पास ब्लीडिंग बंद हो जाती है किसी इंजरी के बाद, वो हमारे पास 3 रीजंस की वजह से या 3 प्रोसेसेस हीमोस्टैसिस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और ये कौन से प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ हीमोस्टैसिस है। सबसे पहला हमारे पास आता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड हमारे पास है प्लेटलेट प्लगिंग या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन, और थर्ड होता है हमारे पास कोआगुलेशन एक लोकल रीजन के ऊपर। तो क्या क्या मैकेनिज्म्स है हमारे पास इन द हीमोस्टैसिस? हीमोस्टैसिस के अंदर होता है हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड है हमारे पास प्लेटलेट प्लगिंग, और थर्ड है हमारे पास कोआगुलेशन, राइट। तो अभी तक हमने जब आप पढ़ते आए हो, जब आप कोआगुलेशन के बारे में पढ़ते आए हो, तो आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास डायरेक्टली अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल
फिनोमिना है जिससे वो ब्लड ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, उस प्रोसेस को हम कोआगुलेशन बोल देते थे, राइट। लेकिन अभी आपके उसके अंदर क्या ऐड हुआ है कि जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के जो ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। और ये जो हीमोस्टैसिस का प्रोसेस है, इसके अंदर फर्दर 3 मैकेनिज्म्स हैं जिसकी हेल्प से हमारे पास ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हीमोस्टैसिस के अंदर हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहला मैकेनिज्म है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास ब्लीडिंग के अंदर कैसे हेल्प करेगी? हमारी ब्लड वेसल के थ्रू। अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना यानी कि उसका जो एरिया है उसको स्मॉल कर देना, उसको हमारे पास सिकोड़ देना, राइट। तो हमारे पास क्या जाएगा, अगर हमारी ब्लड वेसल के ऊपर से हमारे पास ब्लड वेसल के ऊपर कोई कट लग गया है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमारे पास हमारी बॉडी क्या करेगी? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी। अब जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लड वेसल जो है उसका जो एरिया है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल का जब एरिया डिक्रीज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा हमारे पास कि जितना लॉस, अब अभी हमारे पास लगा लो 2 पाइप्स हैं, एक का सरफेस एरिया इतना है, एक का सरफेस एरिया हमारे पास इतना है, तो इसमें से हमारे पास ज्यादा लॉस होगा या फिर इसमें से फ्लूइड का ज्यादा लॉस होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा एरिया है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारे पास, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लॉस होगा। तो हमारे पास वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है? मिनिमाइज कर देता है ब्लड लॉस को और ब्लड वेसल को हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। दूसरा हमारे पास क्या है? प्लेटलेट प्लगिंग। अब हमारे ब्लड के अंदर हमने कल भी पढ़ा था क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारी जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई ब्लड वेसल है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लेटलेट्स जो है वो हमारे पास प्लगिंग करके इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, राइट। और लास्ट है हमारे पास कि हमारे पास कोआगुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। कोआगुलेशन में क्या होता है, हमारे पास फाइब्रिन जो होता है हमारी ब्लड के अंदर, वो फाइब्रिन जो है वो क्लॉट बना लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लेटलेट एग्रीगेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे हमारे पास फाइब्रिन जब साथ में अटैच हो जाता है तब हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर क्लॉट बन जाता है जिसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट हीमोस्टैसिस। अब हमारे पास जो प्लेटलेट एग्रीगेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी रिलीज होता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन या प्लेटलेट प्लगिंग जो है ये कब होती है हमारे पास बॉडी के अंदर? एडीपी रिलीज होता है और जब थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है तब हमारे पास प्लेटलेट प्लगिंग होती है। अब हमारे पास जो ये बॉडी के अंदर क्या हो जाता है कि जो सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजन होता है ये हमारे पास क्या करता है, जो प्लेटलेट रिसेप्टर होता है, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड करता है, फाइब्रिन के साथ हमारे पास फाइब्रिन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है और एक क्लॉट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या होता है हमारे पास, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई, ब्लड वेसल्स का जो साइज है वो हमारे पास डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लेटलेट प्लगिंग। अब प्लेटलेट प्लगिंग जो है ये हमारे पास कब हो जाती है? जब एडीपी रिलीज होने लग जाता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होने लग जाता है तब हमारे पास क्या होता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। और एक बार जब प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो गई तो क्या हो जाता है हमारे पास, जो प्लेटलेट रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब प्लेटलेट रिसेप्टर जो है उसके साथ क्या हो जाता है, फाइब्रिनोजन जो है वो बाइंड करता है और फाइब्रिनोजन जब बाइंड कर जाता है तब हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन के अंदर, जो कि बाइंड करके प्लेटलेट्स के साथ हमारे पास एक क्लॉट की फॉर्मेशन कर लेता है। जब अब ये तो था हमारे पास कि जब कोआगुलेशन का प्रोसेस हमारे पास हो रहा है किसी कट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से। अब बहुत बारी ऐसे होता है हमारे पास कि बिना किसी कट के या बिना किसी ब्रीच के या फिर बिना किसी इंजरी के ब्लड के अंदर हमारे पास क्लॉट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, विदाउट एनी प्रीकरिंग रीजन हमारे पास क्या हो जाता है, विदाउट एनी कट or breach or damage to the blood vessel, sometimes there is formation of blood clot। हमारे पास कभी कभी blood clot की formation होनी स्टार्ट हो जाती है बिना किसी कट के। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं
थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस हमारे पास ऐसी कंडीशन है जब ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं बिना किसी कट के। थ्रोम्बोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन द ब्लड विदाउट एनी कट और ब्रीच और डैमेज टू द ब्लड वेसल। सो अभी हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोकोआगुलेंट्स और दूसरे होते हैं एंटीकोआगुलेंट्स। और जनरली नॉर्मली जब हम हमारी फिजियोलॉजिकली जब हम रोज अपनी लाइफ जब जीते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं इनका लेवल हमारे पास हाई रहता है। तो जब हमारे पास एंटीकोआगुलेंट्स का लेवल हाई रहता है तब हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड है वो उसके अंदर क्लॉट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। अब क्या बोला मैंने कि ब्लड के अंदर नॉर्मली हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक कंपोनेंट होता है हमारे पास प्रोकोआगुलेंट्स, दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास एंटीकोआगुलेंट्स। अब प्रोकोआगुलेंट्स क्या होंगे? प्रोकोआगुलेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होंगे जो कि ब्लड के अंदर कोआगुलेशन का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करने में या स्टिमुलेट करने में या प्रोग्रेस करवाने में हेल्प करेंगे। और एंटीकोआगुलेंट्स क्या होंगे? एंटी जब हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है तो मतलब अपोजिट, और जो तो एंटीकोआगुलेंट्स कौन से सब्सटेंसेस होंगे? द सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट और प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड आर नोन एज एंटीकोआगुलेंट्स, राइट। और नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीकोआगुलेंट्स का लेवल है वो इंक्रीज्ड रहता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो हमारा ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और हमारे पास फ्री फ्लोइंग नेचर का होता है, हमारे पास फ्लो करता रहता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। और अगर जब हमारे पास कोई कट लग जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए ब्लड वेसल के ऊपर, तब हमारे पास क्या हो जाता है, तब हमारे पास जो प्रोकोआगुलेंट्स है उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास ब्लड के अंदर क्लॉटिंग या कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये ब्लड कोआगुलेशन का प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमने बताया कि फाइब्रिनोजन जो है वो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेट जो हमारे पास रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड कर जाता है और हमारे पास फाइब्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपने एनाटॉमी के अंदर लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 13 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके अलावा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा विटामिन के जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए। तो इन हमारे पास विटामिन के जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कोआगुलेशन के प्रोसेस के अंदर। अभी अगर ब्लड कोआगुलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो मेजर जो फंडामेंटल रिएक्शन है वो है हमारे पास कि जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन है ब्लड के अंदर उसको कन्वर्ट होना है इनसॉल्युबल फाइब्रिन के अंदर। और ये होता है हमारे पास जो फाइब्रिनोजन है इट गेट्स कन्वर्ट, जो फंडामेंटल स्टेप है, फंडामेंटली हमें फाइब्रिन चाहिए जो कि प्लेटलेट फाइब्रिनोजन चाहिए जो कि हमारे पास प्लेटलेट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास अभी ये जो प्रोसेस है ये होता कब है, फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। और हमारे पास अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये कैसे हमारे पास फॉर्म होती है, तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम होती है। वो क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे पास कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देती है थ्रोम्बिन के अंदर। और फिर हमारे पास जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो थ्रोम्बिन है ये हमारे पास क्या हो जाता है, फाइब्रिनोजन के ऊपर जाता है हमारे पास कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में और फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर। और जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती है और जो फाइब्रिन होता है ये हमारे पास इनसॉल्युबल होता है, इसी वजह से हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो अभी जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो सकता है। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये हमारे पास, ये जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये ब्लड के अंदर हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो बस ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू
द इंट्रिंसिक पाथवे। जब हमारे पास अभी जैसे ही बॉडी के अंदर हमारे पास कोई डैमेज होता है या फिर हमारे पास कोई इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज हो जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज होगा तो प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करेगा, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जब थ्रोम्बिन आएगा, थ्रोम्बिन जाके बाइंड करेगा फाइब्रिनोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, और हमारे पास जो फाइब्रिनोजन है जो सॉल्युबल पोर्शन था वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन के अंदर जो कि इनसॉल्युबल है। तो अभी हमारे पास एक्टिवेशन के अंदर जो सीरीज चलती है उसमें क्या होता है, जो फैक्टर 12 होता है वो हमारे पास फैक्टर 12A के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रिंसिक सिस्टम से जब टिश्यू इंजरी होती है तो हमारे पास फैक्टर 7 की प्रेजेंस में हमारे पास जो 9 और 10 फैक्टर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 9A के अंदर और 10A के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से हमारे पास जो 10A है वो हमारे पास जो हमारे पास जनरेट हो जाता है 10A जनरेट हो जाता है। अब हमारे पास जो ये सारे फैक्टर्स जब हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इन सारे फैक्टर्स की एक्टिवेशन जो है ये हेल्प करती है हमारे पास फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का कन्वर्जन, जो कि हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास एंटीकोआगुलेंट्स। तो एंटीकोआगुलेंट्स के अंदर हमारे पास अगर एजेंट्स की बात करें तो हमारे पास अगर मेजर जो क्लासिफिकेशन है हम एंटीकोआगुलेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इन विट्रो एजेंट्स के अंदर और इन वीवो एजेंट्स के अंदर। अब इन वीवो और इन विट्रो एजेंट्स के अंदर क्या क्या हमारे पास फर्क होता है, इन विट्रो एजेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स आते हैं। तो क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस हमने पढ़ी कि जब हमारे पास फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है तब भी हमारे पास थ्रोम्बिन को कैल्शियम आयंस चाहिए। जब हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी हमारे पास कैल्शियम आयंस चाहिए, ठीक है। तो इन विट्रो एजेंट्स में सबसे पहली क्लास के कौन सी है हमारे पास, कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। और कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स में हमारे पास कौन से एजेंट्स आते हैं, सोडियम सिट्रेट आता है, सोडियम ऑक्सलेट आता है, सोडियम एडिटेट आता है, सोडियम फ्लोराइड आता है। उसके अलावा हमारे पास हेपारिन, जो हेपारिन है वो भी हमारे पास यूज होता है एज एन एंटीकोआगुलेंट। उसके अलावा इन विट्रो एजेंट्स के अंदर हमारे पास, इन वीवो एजेंट्स के अंदर हमारे पास पैरेंटरल एंटीकोआगुलेंट्स आते हैं जिनके अंदर हमारे पास हेपारिन आता है। और उसके अलावा हमारे पास ओरल एंटीकोआगुलेंट्स आते हैं। अब ओरल एंटीकोआगुलेंट्स के अंदर हमारे पास मेजर दो क्लासेस हैं, कोमरीन डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास और इंडेंटायोन डेरिवेटिव्स होते हैं। कोमरीन डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास वारफेरिन, सोडियम डाइकोमोरॉल ड्रग्स आती हैं और इंडेंटायोन के अंदर हमारे पास फेनिडायोन और एसिकोमोरॉल ड्रग्स आती हैं। अब हमारे इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इन विट्रो एजेंट्स के अंदर जो हमारे पास कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स आते हैं। अब कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स करते क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम आयंस जो है, कैल्शियम आयंस का प्रेजेंस हमारे पास नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। तो अभी जो हमारे पास ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होंगे ये क्या करेंगे, ये एजेंट हमारे पास कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। ये जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास बाइंड कर जाएंगे कैल्शियम के साथ। और जब हमारे पास कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हो रही थी, जहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन हो रही थी, वहाँ पे कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब हमारे पास कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा स्टेट के अंदर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास जब हम इन विट्रो कलेक्शन करते हैं ब्लड्स की, अब इन विट्रो और इन वीवो में क्या फर्क है, इन विट्रो मतलब हमारे पास आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो मतलब हमारे पास इनसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब जब अभी हमारे पास जब ब्लड की जैसे कोई पेशेंट हमारे पास ब्लड डोनेट करता है, ठीक है, तो अगर वो ब्लड जो है वो कोआगुलेट करना स्टार्ट हो जाए, क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाए तो हम उस ब्लड को हम यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी वजह से कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट ना करे और हमारे पास डायरेक्टली, तो हमारे पास क्या किया जाता है, ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास निडल डाली जाती है और उसकी हेल्प से हमारे पास क्या किया जाता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो बॉडी को तो पता चलेगा कि हमारे पास कट लगा है या डैमेज हुआ है, तो बॉडी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज होगा वो कैल्शियम
प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और सारा हमारे पास जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हम क्या करते हैं, जब हम इन विट्रो कलेक्शन करते हैं ब्लड की, तब हम ये जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं इनका यूज करते हैं और इनके यूज से हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास हेल्प करती है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उस क्लॉटिंग को इनहिबिट करने में। और कैसे इनहिबिट करती है, जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाती है और कैल्शियम हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता टू एक्ट एज अ कोफैक्टर, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है और कोआगुलेशन नहीं होती। अब इसके अंदर हमारे पास जो सोडियम ऑक्जेलेट और फ्लोराइड है, जो सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम फ्लोराइड हमने पढ़ा, तो वो ये दोनों हमारे पास टॉक्सिक होते हैं और हम सिर्फ तभी यूज करते हैं सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम फ्लोराइड जब हमने ब्लड को इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए कलेक्ट करा। और सोडियम ऑक्जेलेट जो है ये 10 मिलीग्राम पर ml के कंसंट्रेशन में यूज होता है। उसके अलावा जो सोडियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट हमारे पास एक नॉन टॉक्सिक एजेंट है और सोडियम सिट्रेट जो है ये यूज किया जाता है ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। और सोडियम सिट्रेट ये हमारे पास जब हमने ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए भेजना है, तो अगर ट्रांसफ्यूजन बेसिकली हमारे पास जब ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, हम किसी पेशेंट के अंदर ब्लड दे रहे हैं, तब हमारे पास उस ब्लड के अंदर सोडियम सिट्रेट हमारे पास ऐड किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो उसके अंदर कोआगुलेशन ना हो। और उसके अलावा सोडियम EDTA यूज किया जाता है। सोडियम EDTA जो है ये हमारे पास 2 मिलीग्राम पर ml हमारे पास यूज किया जाता है ब्लड के अंदर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। और कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट आता है दैट इज हेपारिन। अब हेपारिन जो है ये हमारे पास 1916 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने डिस्कवर करा था। हेपारिन होता क्या है, हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। जो मास्ट सेल्स होते हैं हमारे पास लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर, मास्ट सेल जो है वो हेपारिन प्रोड्यूस करते हैं। और अब हमारे पास हेपारिन जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन होता है ये हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है मोर यूनिफॉर्मली, और हमारे पास इसका जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो लेस होती है, लेकिन जो हमारे पास ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है ये कॉस्टली होता है। अब हेपारिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये एज अ एंटीकोएगुलेंट क्यों यूज होता है हमारे पास, बोथ इन वीवो और इन विट्रो के अंदर यूज होता है। हम जब इन विट्रो जब डालते हैं तो हेपारिन एजेंट जनरली प्रेफर किया जाता है क्योंकि टॉक्सिक नहीं होता हमारे पास, इसके जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं वो कम होती हैं। अब ये क्या करता है, हमारे पास एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो होती है हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3। तो बेसिकली हेपारिन क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर देता है और एंटी थ्रोम्बिन 3 हमारे पास जब एक्टिवेट हो जाती है तब वो क्या करती है, जो थ्रोम्बिन का एक्शन था हमारे पास जो फाइब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करके फाइब्रिन की फॉर्मेशन करी थी, तो हमारे पास थ्रोम्बिन का जो एक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है। और हमारे पास उसके अलावा ये जो जितने फैक्टर्स थे, फैक्टर 10, 9, 11, ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको भी हमारे पास इनएक्टिवेट कर देती है। और हेपारिन का जो इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास हेपारिन के अंदर एंटी प्लेटलेट एक्शन भी होता है। कोआगुलेशन का जो प्रोसेस है उसको तो इनहिबिट करता है, जो प्लेटलेट प्लगिंग का हमारे पास प्रोसेस था, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रही थी उसको भी इनहिबिट करता है। और उसके अलावा हमारे पास लिपीमिया जो होता है उसकी क्लियरिंग में भी हेपारिन जो है वो वर्क करता है। लेकिन हमारे पास हेपारिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हेपारिन की वजह से ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास हेमाटूरिया हो जाता है। और हेपारिन जो है जो एनिमल सोर्सेज से मिलता है उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। और जो हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हमारे पास हाइपरटेंशन हो गया, पाइल्स हो गया, GIT हो गया, GIT अल्सर्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब के अंदर हमारे पास हेपारिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने इन विट्रो एजेंट्स के बारे में पढ़ा, हेपारिन के बारे में पढ़ा और कैल्शियम जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओरल एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।